Hello friends and welcome back to the Prep Buddy. My name is Kritika Mittal and today we have with us Mr. Naveen. तो आज हम लोग आपके लिए कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं लाए हैं, कोई इंटरव्यू नहीं लाए हैं या जॉब प्लस का कोई वीडियो नहीं लाए हैं। आज हम एक लाइटर नोट पे जस्ट एक बातचीत वाला वीडियो, एक डिस्कशन वाला वीडियो लाए हैं। तो कल ही हम लोगों ने एक सीरीज देखी यूट्यूब पे, एक बहुत नई सीरीज आई है, वेरी फेमस TVF एस्पिरेंट्स, वेरी वेरी क्लोज टू एवरी एस्पिरेंट्स हार्ट आई गेस। जिन लोगों ने भी दिल्ली में रह के प्रिपरेशन की होगी, UPSC की, ESC की, गेट की, तो उन लोगों को बहुत रिलेटेबल लगी होगी सीरीज। तो हम लोग उसी के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना वो डिस्कशन आप लोगों से भी शेयर करें। क्या चीजें सीरीज में दिखाई हैं, उनमें से क्या क्या बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल रिलेटेबल है, क्या चीजें थोड़ी ऐसी है जो एस्पिरेंट्स को एक्चुअली उस सीरीज से सीखनी नहीं चाहिए, वही सब बात हम करने वाले हैं आज। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शनल की। ES में, गेट में तो कोई ऑप्शनल होता नहीं है, तो आई हैव नो आइडिया ट्रूली। तो आप बताओ कितना जरूरी है सही ऑप्शनल चूज करना, और कैसे आप डिसाइड करोगे कि सही ऑप्शनल होता क्या है? जैसे कि TVF एस्पिरेंट में फर्स्ट एपिसोड जो उनका है वो ऑप्शनल पे ही बेस्ड है कि ऑप्शनल में जो अभिलाष जो मेन कैरेक्टर है उसका, वो कंफ्यूज रहता है कि लास्ट अटेम्प्ट है, ऑप्शनल चेंज करे नहीं करे। तो दैट वाज द मेन कॉन्सेप्ट इन द एपिसोड 1। और UPSC में भी, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम में आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है, तो वो आप इतने वास्ट चॉइसेस के अंदर से घूम रहे होते हो कि आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं उसी बैकग्राउंड का चूज करें। जैसे आप इंजीनियरिंग से हैं तो आप इंजीनियरिंग का चूज करें, साइंस ग्रेजुएट हैं तो साइंस का सब्जेक्ट चूज करें क्योंकि वो ज्यादा मार्क्स आते हैं, या फिर आप कोई ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट चूज करके अच्छा स्कोर करके लें। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही सब्जेक्टिव है, और ऑप्शनल कोई अच्छा है बुरा नहीं होता, वो आपके कंपेटिबल होना चाहिए। अगर आप उससे कंफर्टेबल है, उससे कंपेटिबल है, तो आप उसको चूज कीजिए। और जहां तक उसमें दिखाया गया है, जैसे लास्ट अटेम्प्ट में ऑप्शन चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही, जैसे उसमें भी सीरीज में भी कहा गया है कि काफी रिस्की हो सकता है। हाँ, रिस्की है, बट अगर आपका वो ऑप्शनल वर्क नहीं कर रहा है, मान लीजिए आपने 4 अटेम्प्ट दे दिए, 5 अटेम्प्ट दे दिए, 5 अटेम्प्ट तक आपका एक ऑप्शन आपने यूज किया, आपका जो रिक्वायर्ड मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक नया लास्ट अटेम्प्ट है, आपको सब कुछ ट्राई करना है। तो आप अगर किसी नए ऑप्शन से कंफर्टेबल हैं तो यू कैन ट्राई, बट इट इज वेरी रिस्की ऑप्शन। बट आपको एक ऐसे एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं जो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, तो उसके लिए रिस्की और बहुत कम आपका सिलेक्शन चांसेस होते हैं। तो आप सब कुछ चीज ट्राई कर सकते हैं, बट यू मस्ट बी कंफर्टेबल, यू मस्ट बी कंपेटिबल। आपको लोगों को फॉलो नहीं करना है, आपको अपने हार्ट को फॉलो करना है, अपनी कैपेबिलिटी को फॉलो करना है। ये भी उसमें बताया कि बहुत लोग क्या करते हैं कि जो टॉपर ने ऑप्शनल लिया तो सीधा सीधा बोला कि इसी ऑप्शनल से बहुत सारे लोग टॉप कर रहे हैं, तो मैं भी यही ऑप्शन ले लूंगा। ऐसा बहुत बार डिस्कशन में चलता है कि अब ज्योग्राफी की हवा चल रही है, लेट्स ज्योग्राफी ले लेते हैं। अब पबैड की हवा चल रही है, पबैड ले लेते हैं। अब एंथ्रोपोलॉजी की चल रही है तो एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं। ऐसा रैंडमली आपको रेट रेस नहीं करनी है, क्योंकि यकीन मानिए UPSC रेट्स को नहीं ढूंढ रहा है जो बिल्कुल भीड़ में चल रहे हैं, वो इंडिविजुअली पिक करके लाएगा। तो आपको अपने कंपेटिबिलिटी हिसाब से, आप चाहे साइंस से कंफर्टेबल साइंस लीजिए, आर्ट से कंफर्टेबल आर्ट लीजिए, और आप कोई लिटरेचर सब्जेक्ट ले सकते हैं, हिंदी लिटरेचर ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपसे कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए। तो उसने लास्ट अपने अटेम्प्ट में ऑप्शनल बदला, तो वो जस्टिफाइड है ना? अगर वो कॉन्फिडेंट है कि ये ऑप्शनल मेरे काम नहीं कर रहा, तो ठीक है, मतलब अच्छा है। जैसे उसमें एक दिखाया गया, संदीप भैया ने उसको थोड़ा सा गाइड किया कि इट्स अप टू यू, अपने दिल की सुनो, अगर कॉन्फिडेंट हो तो लो। बिल्कुल सही बात है, आप अगर कॉन्फिडेंट है तो आप चेंज कर सकते हैं। उन्होंने दिखाया है कि संदीप भैया कैसे, क्योंकि एक्सपीरियंस UPSC के प्रिपरेशन कर रखे हैं, उनके मेंस में भी काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, वो कैसे अभिलाष को गाइड करते हैं कि बस क्योंकि तुम्हारा ऑप्शनल काम नहीं कर रहा है इसलिए तुम्हें चेंज नहीं करना है, अगर तुम्हारा दिल कह रहा है और तुम कॉन्फिडेंट हो तो चेंज करके देख लो। तो IFS में तो और भी 2 ऑप्शनल होते हैं ना, यू हैड 2 ऑप्शनल्स। हाँ, फॉरेस्ट सर्विस में भी, क्योंकि मेरा जो प्रिपरेशन की जर्नी थी, मैंने सिविल सर्विस का एग्जाम भी दिया और फर्स्ट सर्विस का एग्जाम भी दिया, और फर्स्ट सर्विस में 2 ऑप्शन होते हैं। तो आई हैड फिजिक्स एज ऑप्शन इन सिविल सर्विस आल्सो, तो वही सेम ऑप्शन मैंने फर्स्ट सर्विस में यूज किया, और एक सेकंड ऑप्शन के रूप में मैंने फॉरेस्ट्री एज ऑप्शन लिया था। तो ये बहुत ट्रिकी होता है कि आपको
आपको जीएस और ऑप्शनल में टाइम डिवाइड भी करना है, तो आपको सब चीज सारे एंगल देख के खुद पर्सनल मतलब आपकी कंपेटिबिलिटी, आपकी कॉन्फिडेंस। ऑल्सो कोई फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा टाइम तो मिलता नहीं, उसी टाइम में ही आपको 2 ऑप्शनल भी मैनेज करने होंगे। बिल्कुल, आपको आपका मतलब आपको कितना रिवार्ड रेशियो है उसका, एफर्ट वर्सेस रिवार्ड कितना मिल रहा है, वो भी आपको माइंड में रखना जरूरी है। हाँ, करेक्ट। अच्छा, एक चीज उसमें एक बात उन्होंने की, पॉजिटिव अप्रोच की, तो ये मुझे भी बहुत सही लगी उसमें बात की। ऐसी कभी कभार हम लोग देखते हैं जब हमारे साथ वाले कुछ लोग सिलेक्ट हो जाते हैं या हम खुद भी सिलेक्ट होते हैं कि कुछ क्वालिटीज हमेशा से ही ऐसी रहती है कुछ लोगों में, वो प्रिपरेशन टाइम से ही आउटस्टैंड करती है। उन क्वालिटीज को देख के आपको लगता है कि ये सिलेक्ट हो या ना हो, बट ही हैज द क्वालिटीज ऑफ बीइंग अ गुड सिविल सर्वेंट, करेक्ट? तो आपको क्या लगता है, ये मतलब मुझे तो ऐसा फील हुआ कि ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ क्वालिटीज और ये जो अप्रोच होती है ये प्रिपरेशन टाइम से ही मैटर करती है ना? ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्शन के बाद या इंटरव्यू से जस्ट पहले वो क्वालिटीज को इंस्टिल कर सकते हो। नहीं, मेरा जो मानना है कि अगर आप जिससे सिविल सर्वेंट जो बनते हैं, जो यूपीएससी ढूंढ रही है, उसकी प्रिपरेशन आपको स्कूल टाइम से आपकी स्टार्ट हो जाती है, आपकी पर्सनालिटी वो होती है। और ये नहीं है कि आपने सिर्फ एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की और आप जाके निकल गए, आप पहले से ही उस चीजें कैपेबल थे, आपने अपने आप को जस्ट फाइन ट्यून किया, उस एग्जाम के अकॉर्डिंग बनाया, और देन यू गेट सिलेक्टेड, बिकॉज इंटरव्यू में वो चीज वो मैटर करती है। जैसे कि बात करें कि कुछ लोग दिख जाते हैं कि ये लोग तो सिविल सर्वेंट बनने लायक हैं, ये यूपीएससी को सिलेक्शन होना चाहिए, और कुछ लोग नहीं होने, तो लगता है कि यूपीएससी को ये तो ले ही लेना चाहिए इनको। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग आपको अपने सर्कल में, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे सर्कल में लगता है कि ये तो बिल्कुल डेफिनेटली इसको सब कुछ आता भी है, इसकी अप्रोच भी ठीक है, बट डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों को फैक्ट्स बहुत क्लियर होते हैं, कुछ लोगों को चीजें बहुत याद होती हैं, कुछ लोग एक ओपिनियन, प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ओपिनियन होते हैं। और मेरे हिसाब से जो मैटर करता है सॉल्यूशंस, जैसे उस सीरीज में भी दिखाया गया कि सॉल्यूशंस में आपकी अप्रोच कैसी है, क्योंकि यूपीएससी जब क्योंकि सब्जेक्टिव मार्क्स, सब्जेक्टिव का पेपर होता है, उसमें आपकी थिंकिंग को चेक करते हैं, नॉट इंटरव्यू में ही नहीं, सिर्फ आपकी मेंस में भी आपकी थिंकिंग, आपकी आइडियोलॉजी, क्योंकि ऐसे एग्जाम है, तो उसमें आपका वो चेक करते हैं। तो आप किस अप्रोच से देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, मान लो इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रॉब्लम है, रोड्स की प्रॉब्लम है, तो रोड्स की प्रॉब्लम है, नाउ वी नो फैक्ट्स, हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, कैसे कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशंस इनपुट देने हैं। आप जितने बेटर सॉल्यूशन, जितने इनोवेटिव सॉल्यूशन और जितने प्रैक्टिकल फील्ड से फैमिलियर सॉल्यूशन दे सके, वो अप्रोच ढूंढ रहा है। तो अगर आप उस तरह की थिंकिंग रखते हैं, क्योंकि आप ओवरनाइट ये थिंकिंग डेवलप नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर रहेगी, तो ऐसी थिंकिंग है, तो यू आर द वन, यूपीएससी आपको ढूंढ रही है। अच्छा, एक कैरेक्टर है उसमें संदीप भैया, वो बहुत फेमस कैरेक्टर, क्योंकि बहुत लोगों ने रिलेटेबल लगा वो कैरेक्टर उनको। तो उसमें एक चीज जो मुझे लगी कि जैसे वो बताते कि मैं कोचिंग नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस, विच इज ट्रू, क्योंकि कोचिंग अफोर्डेबल तो नहीं है ये सभी एग्जाम्स की, ना ईएस की, ना आईएएस की, किसी की भी। तो एक चीज जो मैंने नोटिस की, मुझे ऐसा फील हुआ पर्सनली कि कोचिंग ना करने से जो उनकी पढ़ाई पर इफेक्ट आया वो तो आया ही, उसके अलावा थोड़ा बहुत इफेक्ट जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भी आया, जो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। होता है लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे न्यूमरस एग्जाम्पल्स हैं जो बिना कोचिंग के लोग अच्छे से क्लियर करते हैं, इवन टॉप करते हैं सेल्फ स्टडी करके, है ना? और एक चीज और जो मुझे लगी, जो बाद में उसमें मिला कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी हो गया था कि मैं कहीं ना कहीं सेलेक्ट हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस किस पॉइंट पे ईगो में बदल जाता है ना। इट हैपेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि घर से वो प्रेशर आने लग जाता है, घर पे लोग सोचने लग जाते हैं कि अब तो ये ऑफिसर बन के ही आएगा, तो एक पॉइंट की बात ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की जगह ईगो की बात आ जाती है। तो आपको कोचिंग के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा ये मानना है कि क्योंकि यूपीएससी की तैयारी लोगों, क्योंकि नॉर्मली लोग जब अपने स्कूल में अच्छे मार्क्स लाते हैं, अपने कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाते हैं, वो सोचते हैं कि हम यूपीएससी करें, क्योंकि नॉर्मली बैक बेंचर्स जो भी मतलब पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, नॉर्मली वो लोग नहीं आते, जो अपनी पढ़ाई में अच्छे रहते वो ही आते हैं। और थ्रू आउट द लाइफ उनकी लाइफ में कॉन्फिडेंस भी अच्छी होती है, क्योंकि हर जगह टॉप किया, हर जगह टॉप किया है। मेरा नहीं हुआ ईएससी में,
तो दैट वाज लाइक फर्स्ट टाइम ऑफ माय लाइफ जब मुझे ऐसा रिजेक्शन फील हुआ। मतलब उससे पहले कोई भी एग्जाम आपने दिया, आपने कॉलेज में, अब कहीं पे भी, तो यू गेट डिसेंट स्कोर ना, मतलब यू गेट इन, यू आर अमंग द टॉपर्स जहां आपको फील हो रहा है। पर अब जब यूपीएससी के एरिना में आते हो, आप यूपीएससी के उसमें आते हो, तो आपको बहुत बड़ा इक्वलाइजर फील होता है, बहुत बड़ा प्रेशर फील होता है कि आप पूरे सबके सामने फर्स्ट टाइम फील होता है रिजेक्शन क्या है, फील करते हो कि नहीं दिस इज रियली टफ, अब आपको देखना है। तो वहां आप, क्योंकि आप अगर उस एक्सपोजर में नहीं रहे हैं और आप बिल्कुल एनवायरमेंट में बिल्कुल वहीं कहीं से उठ के आप ओल्डर नगर पहुंच गए हैं, मुखर्जी नगर पहुंच गए हैं, तो आपको लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, यू आर वेरी कंफ्यूज, यू आर बिल्कुल जस्ट कॉलेज पास आउट या फिर आपने कहीं जॉब की होती है जिसका कोई रिलेशन यूपीएससी नहीं रहा होता है, आपको कंफ्यूजन होता है। तो आप एक बेसिक माइंडसेट है कि आइए एक कोचिंग, एक डिसेंट अमाउंट जो रेप्यूटेड कोचिंग से नगर में, वो बहुत अच्छी कोचिंग डेफिनेटली है भी, और बहुत इफर्ट लगता है उस कोचिंग को उस तरह पहुंचाने में, तो वो लोग जाइए, ज्वाइन कीजिए और आप एक गाइडेंस लीजिए। बट अगर आप अपने आप को कैपेबल समझते हैं, आपने जगह से इनपुट ले रखा है, आपका एक्सपोजर है यूपीएससी में, तो मैं नहीं मानता कि सिर्फ कोचिंग एसेंशियल है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल बहुत अच्छे नहीं है, आजकल लोग जॉब छोड़ के आ रहे हैं, उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग रहता है, बट अगर आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी वेल टू डू फैमिली नहीं है, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा प्रेशर, जैसे संदीप भैया का दिखाया है कि उनके फादर को मतलब फार्मिंग है और पूरा हरियाणा का सेटअप है, वहाँ बहुत वेल टू डू नहीं है, इसलिए कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होना चाहिए कि आप मिस करें, आपका कॉन्फिडेंस कम करें कि हम मेरी कोचिंग नहीं की तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा। बट हाँ, अगर आपके पास रिसोर्सेस है और आप अगर टाइम उतना निकाल सकते हैं तो कोचिंग की तरफ जाइए। कोचिंग का रोल जो स्टडी मटेरियल और पढ़ाई है उससे ज्यादा बहुत ज्यादा रोल गाइडेंस का भी है। बिल्कुल, तो अगर गाइडेंस अवेलेबल है तो कोचिंग अवॉइडेबल हो सकती है, रिप्लेसेबल है। मेन जो यूपीएससी में जो उनका जजमेंट करने का तरीका है, मेन 4 जीएस के पेपर है, और जीएस के सिलेबस इतना वास्ट है कि अगर आप उसको अपना एनवलप एक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो यू विल बी लॉस्ट, मतलब आप सिलेबस में खोते जाएंगे। तो उसको एक एनवलप बनाने के लिए कोचिंग की जरूरत है। अगर आपको कोई गाइड कर रहा है तो वो गाइडेंस, जैसे पीयर गाइडेंस काफी मैटर करता है। अगर आपके पास अच्छे पीयर्स हैं जो पहले से तैयारी कर रहे थे या फिर आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, दे हैव सर्टेन आइडिया, तो दे कैन हेल्प। इस चीज में कोचिंग की हेल्प मिलती है क्योंकि दे हैव एक्सपीरियंस पर्सन जो आपको गाइड कर देता है। ये मस्ट नहीं है कि आप कोचिंग करेंगे तभी आपको सिलेक्शन होगा, जैसे हमें एग्जांपल्स में भी मिला है, काफी लोग नहीं करते हैं कोचिंग। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स क्या है? फ्रेंड्स डेफिनेटली, क्योंकि ये जो साइकिल है, जो एग्जाम की साइकिल है, बहुत टफ है, बहुत रिग्रेसिव, आपको आपके जैसे पेशेंस चेक करता है, आपका डेडिकेशन चेक करता है, आपका पेशेंस लूज होने लगता है। यूपीएससी का क्या है ना, ये इकलौता ऐसा एग्जाम है जो 2 साल तक कंटिन्यूअसली आपको जज करता है। पहले तो 1 साल आप प्रिपरेशन करेंगे, फिर 1 साल का तो पूरा एग्जाम का प्रोसीजर ही है। आप ईएससी भी देंगे तो पहले प्री देंगे, फिर 2-3 महीने बाद मेंस देंगे, फिर इंटरव्यू के लिए तैयारी करेंगे, फिर रिजल्ट का वेट करेंगे। तो 2 साल अगर आपको कोई इंस्टीट्यूशन जज कर रहा है तो वो आपकी पर्सनैलिटी के सारे ट्रेट्स को जज कर देगा। तो उसके लिए आपका जो भी फैमिली से रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे आप फ्री होने चाहिए मिनिमम 2 इयर्स के लिए। आपका और कोई एंगेजमेंट्स नहीं होने चाहिए, आपके ऊपर फाइनेंशियल कोई लोड नहीं होना चाहिए, मतलब सब कुछ जज कर लेता है। तो उसमें एक्चुअली रोल बहुत बड़ा रहता है। हाँ, ये डेफिनेटली मैं एक बात कहता हूँ, जो कॉलेज से डायरेक्टली यूपीएससी के प्रिपरेशन आते हैं उनके पास फिर भी लोड कम होता है। बट जो लेटर स्टेज में आते हैं 27-28 में यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, यू हैव रिस्पांसिबिलिटी, समटाइम्स यू आर मैरिड आल्सो, यू हैव किड्स आल्सो, तब आप तैयारी करने आते हैं तो आपके पास डेफिनेटली रिस्पांसिबिलिटी बहुत रहती है। और ऐसे में आपको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होता है। वो सपोर्ट आपकी फैमिली का हो सकता है, वो सपोर्ट आपका फ्रेंड्स का हो सकता है। नॉर्मली फ्रेंड्स क्योंकि बहुत ज्यादा आप कम्युनिकेट करते हैं पीयर से, तो फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है। बट यहाँ एक क्वेश्चन की जरूरत है कि फ्रेंड्स किस तरह के हैं आपके। यू मस्ट बी वेरी सिलेक्टिव, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, यूपीएससी बहुत टाइम डिपेंड करता है। तो आपका फ्रेंड सर्कल जो होना चाहिए, फ्रेंड टाइम जो आप कर रहे हैं, वो आपके लिए प्रोडक्टिव होना चाहिए। आपको थोड़ा रिक्रिएशन मिलना चाहिए, आपका आपकी जो फ्रस्ट्रेशन थोड़ी बिल्डअप होनी स्टार्ट होती है, आप थोड़ा पेशेंस जवाब देने लगता है, तो वेट आउट होना। जैसे इसमें चाय की टपरी दिखाइए, चाय की टपरी में लोग बातें करते हैं, कितने जरूरी है चाय की टपरी के डिस्कशन। चाय की टपरी के डिस्कशन डेफिनेटली बहुत जरूरी है। लोग अपने जीएस की आप, क्योंकि आप पढ़ते रहते हैं, आप पढ़ते रहते हैं, यू हैव सर्टेन, यू आर बिल्डिंग सर्टेन ओपिनियंस। जब तक आप किसी से डिस्कस नहीं करेंगे ओपिनियन, वो आपके ओपिनियन बिल्ड नहीं होंगे। मतलब आप यू आर जस्ट रीडिंग द हिंदू, यू आर इन एक्सप्रेस, आप एडिटर के ओपिनियन थोपते जा रहे हैं अपने। आपने बहुत सारी नई चीजें पढ़ ली हैं, बट जब आप किसी फ्रेंड से जिसको सर्टेन लेवल का आइडिया हो, एक्सपीरियंस हो, उससे बात नहीं करेंगे तो आपके वो ओपिनियन फ्रेम नहीं होंगे, आप बस लूज ओपिनियन में चले जाएंगे। तो डेफिनेटली वो डिस्कशन जरूरी है, बट आप किस
एक्सटेंड तक डिस्कशन करेंगे। हाँ। जैसे नॉर्मली हमारे टाइम पे होता था कि क्योंकि आई वाज इन द पेशेंट जब नई मतलब गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट आने वाली आई थी हाँ। उस टाइम से तो काफी सारे डिस्कशन स्टार्ट थे कि बीजेपी गवर्नमेंट में प्रो वाली बात करने हैं, कांग्रेस की। हाँ। तो ये इस तरह के डिस्कशन आपको डेफिनेटली फ्रूटफुल नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट से बातें करनी है, आपको जो आपकी पॉलिटिक्स की बात नहीं, आपको पॉलिटिक्स में डेफिनेटली बात नहीं करनी है, अगर इसे भटके बात नहीं करनी है। डेफिनेटली आपका बहुत डिस्कशन पॉइंट है जो आपके एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, जो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये भी बहुत एग्जाम स्पेसिफिक है। जैसे मैंने ईएससी की प्रिपरेशन की, बिल्कुल टेक्निकल एग्जाम था, कोई डिस्कशन का स्कोप ही नहीं है, आप बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते हो आप जितना प्रैक्टिस करोगे। ऑल्सो मुझे ये भी लगता है कि फॉर माई सेल्फ मैं बेटर ऑफ थी एट स्टडिंग अलोन। तो मेरे लिए जो चाय टपरी वाला टाइम होता था ना, या जूस वगैरह वाला, तो वो ओनली फॉर रिक्रिएशन होता था, नॉट फॉर डिस्कशंस और एनीथिंग। मैं अपना टाइम वहां पर वेस्ट भी नहीं करती थी ज्यादा, क्यों? तो मुझे लगता है कि ये एग्जाम स्पेसिफिक भी है बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर आप टेक्निकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो सब डिस्कशंस आपका केवल और केवल टाइम वेस्ट, केवल टाइम किलिंग है। क्योंकि टेक्निकल एग्जाम में क्या है, ज्यादा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मोर और मोर मतलब आपको पेपर्स लगाने हैं। मैं कहूंगा कि क्योंकि हमारी जो जिंदगी हो जाती है प्रिपरेशन के टाइम बहुत मोनोटोनस होती है। आप लाइब्रेरी बैठे हैं, आप अपने रूम में बैठे हैं, तो आपको 15 मिनट का 20 मिनट का टी ब्रेक अगर नहीं मिलता तो आपकी एनर्जी पूरी डाउन हो जाती है। तो वो टी ब्रेक बहुत जरूरी है, और अगर 15 मिनट को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे तरीके से तो यू शुड हैव इट। और आपके जो क्लोज फ्रेंड है वो होने चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके हर तरीके से। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मुझे इसमें जो कैरेक्टर अच्छे लगे, नहीं एक बता एक फेवरेट कैरेक्टर। इसमें कैरेक्टर अगर बेस्ट कैरेक्टर मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। आई थिंक एस के कैरेक्टर मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि वो मतलब वो उसका कोई ना उसके साथ कोई दिक्कत नहीं थी, वो सब प्रॉब्लम्स की लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। और जब हर जगह अभिलाष को जोड़ के बैठा है, तो गुली को जोड़ के बैठा है, और वो खुद तैयारी कर रहा है, खुद कैपेबल भी लग रहा है, बट उसका मतलब समावेश नहीं हुआ। एसके जैसे उसमें कैरेक्टर दिखाया है कि उनके जैसे लोग इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दे एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ पीपल अराउंड देम सो मच। हम जनरली निग्लेक्ट करते हैं वैसे लोगों को, लेकिन वो लोग खुद क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आई विल डेफिनेटली वांट कि एसके जैसा फ्रेंड मेरा हो ड्यूरिंग प्रिपरेशन पे, जो मुझे हेल्प करे, बताए और क्या-क्या मोटिवेट करे। डेफिनेटली ही इज मोटिवेट करता है। राइट वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज आल्सो वेरी पॉजिटिव आल्सो। हां, वेरी पॉजिटिव एंड वेरी सिंसियर रिगार्डिंग हिज ओन प्रिपरेशन आल्सो। ऐसा नहीं है कि केवल बतौले कर रहा है, ऐसा बातें बता रहा है लेकिन खुद नहीं पढ़ रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ-साथ लेकिन जब एक और जो पॉइंट आता है वो आता है कि डिस्ट्रैक्शंस, फ्रेंड्स हैं चाहे और कोई और भी तरह के डिस्ट्रैक्शंस है, नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस उसमें दिखाए हैं। तो कैसे आप एक फाइन लाइन ड्रॉ करोगे बिटवीन ब्रेक्स एंड डिस्ट्रैक्शंस? कहाँ पर आप खुद को रोक रहे हो, मतलब कि आप कैरिड अवे भी नहीं हो जाने चाहिए? मतलब हाँ, यूपीएससी के प्रिपरेशन में क्योंकि आप उस समय आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आपके पास कोई भी ऐसा गाइडिंग फोर्स नहीं है कि जो आपको रोक सके। मतलब सिर्फ आप ही खुद सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। जैसे आपके बहुत सारे कॉलेज फ्रेंड्स होंगे जो उसी सेम सीट पे भी होंगे, दे विल डेफिनेटली कॉल यू कि आओ पार्टी करते हैं, वीकेंड है, गुड़गांव में पार्टी करते हैं, वो आप करते। तो दूसरा आपका इंटरनेट बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आप ऑनलाइन रीडिंग कर रहे थे, आर्टिकल पढ़ रहे थे, यू विल गो टू समवेयर एल्स। ऐसे ही जैसे आप मान लीजिए यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने एस्पिरेंट जो सीरीज आपने देखा, एस्पिरेंट देखने के बाद आप फर्दर गोल करते चले गए। तो इस तरह के डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे होते हैं। आपको अपने आप को लिमिट करना बहुत जरूरी है, कंट्रोल करना। साथ में आपके कोई आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, वो बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो उसको भी आप कितना टाइम दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आप एक फाइन बैलेंस बना के रखिए। टू मच एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड। आई थिंक आउटराइटली ये कहना कि बिल्कुल गलत है ये चीज, ये भी सही नहीं है। उसमें काफी अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे उसकी रिलेशनशिप उसको हेल्प करती है, कैसे वो बिल्डअप करता है अपनी अप्रोच को। एक्चुअली आई विल नॉट टॉक अबाउट ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली चीज, बट देयर आर सो मेनी पीपल जो शादी के बाद भी एग्जाम क्लियर करते हैं। इवन विमेन हु हैव चिल्ड्रन, वो एग्जाम, अगर वो डिस्ट्रैक्शन उनको नहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो आई थिंक कि ये सब रिलेशंस वगैरह दिस इज नथिंग। मतलब ये बेसिकली आपका डेडिकेशन कितना है, आपका फोकस कितना है, आपके गोल को लेके उस पर डिपेंड करेगा। ये सब छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम है, आप 1 साल 2 साल के लिए आप अगर देते हैं तो आपको ये डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, आपकी फैमिली डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगे, पर आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्डली मूव करते जाना है आपके गोल की तरफ।
और ये बिल्डअप करता जाएगा आपकी जो आपने तैयारी की है, जो कोशिश की है, वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट में है। राइट। तो यहाँ पर हमने बात की सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन में। सोशल मीडिया एक इतना मतलब कि ऐसी चीज है जो आपको यूज भी करनी है, जैसे जो वो वाला होता है ना, इसके साथ भी नहीं रह सकते, बिना भी नहीं रह सकते, वो वाली चीज है। तो सोशल मीडिया का आई थिंक कि अगर आप अभी आजकल जितना इंपॉर्टेंस हो गया, जब मैंने तैयारी की थी तो उतना ज्यादा नहीं था, यूट्यूब लेक्चर्स का जमाना नहीं था, तब टेलीग्राम ग्रुप्स का जमाना नहीं था, बट अभी आजकल तो वी सी की इट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, मतलब उसके बिना प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट जो उसमें है कि आप बैलेंस कैसे बनाएं, क्योंकि टेलीग्राम पे केवल पढ़ाई वाले ग्रुप्स तो है नहीं, दुनिया भर का सामान है। यूट्यूब पे केवल एजुकेशनल वीडियोस तो है नहीं। जो ये सोशल, जब ये टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन आया है, इससे क्या हुआ है कि पहले अर्ली टाइम्स में आपके पास बहुत लिमिटेड मटेरियल ऐसा था, आप उसको पढ़ते थे, आप बेसिकली जो जिनमें मटेरियल था। अब क्या है, बिकॉज ऑफ ये सोशल मीडिया, इंटरनेट, तो आपके पास ऐसे मटेरियल दब जाते हैं, इतने सारे आते हैं मटेरियल, आप व्हाट्सएप पे बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे आपको, ग्रुप में शेयर होंगे, टेलीग्राम में आएंगे, यूट्यूब पे आएंगे, दुनिया भर की आपकी कोचिंग्स आएंगी। तो यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, आप कहाँ खो रहे हैं, आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। एंड दिस इज आल्सो वन मोर कॉमन प्रैक्टिस जो स्टूडेंट्स करते हैं, व्हाट दे डू इज कि कोई भी लेक्चर सीरीज शुरू हुआ यूट्यूब पे, कुछ हुआ, तो दे वांट टू कलेक्ट द मटेरियल फर्स्ट। कोई भी हम लेक्चर डालते हैं ना, तो सबसे पहले सवाल आता है कि ये पूरी सीरीज कब आएगी, मतलब दे डू नॉट वांट टू स्टडी जो है अवेलेबल, उनको चाहिए कि पहले हम सब कुछ कलेक्ट कर लें, सारा मटेरियल हमारे पास हो, फिर हम एक दिन बैठेंगे और सब कुछ पढ़ना शुरू करेंगे। वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो आप इसमें ये अप्रोच बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, ये मैं बोलना चाहूंगी। आपको जो जो मिल रहा है ना, आप ये कोशिश करिए कि जितना आपको जरूरत है उतना ही ढूंढिए। पहली बात तो सब कुछ आप ना पढ़ सकते हैं, ना आपको मिल सकता है, उतना ही ढूंढिए, उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। उसके बाद सोचिए कि और क्या कर सकते हैं और कहाँ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मटेरियल की तो कोई लिमिट है नहीं। हाँ, आप फिल्टर आपको लगाना है। अगर आप व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे लगे रहेंगे तो यू हैव सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस में ना, तो आपको बहुत सारे स्कूल फ्रेंड्स बात करते रहेंगे, दुनिया भर की बातें होंगी, तो वो डिस्ट्रैक्शन आपको कम करना है। आपको लिमिटेड जो आपका प्रोडक्टिव डिस्कशन है वही रखिए। हाँ। जैसे कि अभी प्रिपरेशन काफी हद तक ऑनलाइन होने लग गई है, बहुत सारे एग्जाम्स अभी इन टाइम्स ऑफ लॉकडाउन तो कंप्लीट ऑनलाइन हो रही है। तो इसमें एक चीज दैट आई फील इज कि जब मैंने प्रिपरेशन की थी लाडोसराय में रह के, तो एक जो मेजर टेक अवे था उसका, वो था एनवायरमेंट। जो उस जगह का एनवायरनमेंट होता है ना, यू प्रिपेयर्ड इन IIT दिल्ली, सो यू विल रिलेट विद मी ऑन दिस कम्प्लीटली, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है, वो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, ठीक है। जो एस्पिरेंट्स होते हैं साथ के, अगर इवन आप उनसे बात भी नहीं कर रहे हो ना, तो उस जगह का पूरा एक माहौल ही ऐसा रहता है जो बहुत हेल्प करता है। अभी आजकल क्योंकि ऑनलाइन प्रिपरेशन करने के लिए ऑप्शन ही नहीं है, मतलब नॉट दैट पीपल आर नॉट गोइंग बट दे कैन नॉट, तो उसमें आई बिलीव कि एक जो चीज लूज ऑन हो रही है वो है एनवायरनमेंट, जो माहौल होता है। तो आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है वो? डेफिनेटली एनवायरनमेंट आपका बहुत मैटर करता है। मैं खुद अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बात करूं, कोई कारण रहा था कि मैं एक्चुअली IIT दिल्ली की लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करता था, आफ्टर माय जॉब या आफ्टर मेरे जो भी था। कुछ कारण से मैं 3-4 दिन 5 दिन तक मैं IIT लाइब्रेरी नहीं जाने लगा। जब किसी कारण से, तो मुझे अपने अकेले एक रूम में बैठ के पढ़ना बहुत वियर्ड फील होता है कि मैंने पढ़ लिया है, ठीक पढ़ रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ये कर लिया, ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा। When you go in an environment, आपको वहां से फीडबैक मिलता है कि जो चीज चल रही है, ठीक चल रही है। आपको पता है कि ये लोग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, क्या चल रहा है, कौन क्या पढ़ रहा है, आप सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आपको दूसरों को देख के मोटिवेशन भी मिलता है। अगर आप अकेले पढ़ रहे हो तो यू डोंट हैव एनीबॉडी जिसको आप देख सको। अगर आपके साथ आप बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि इसने ये सब कर लिया, ये कर रहा है, तो यू हैव अ सर्टेन प्रेशर आल्सो, यू हैव अ सर्टेन मोटिवेशन आल्सो। तो एनवायरनमेंट की बहुत जरूरी चीज है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करने, पॉजिटिव एनवायरनमेंट फील करने में वो बहुत जरूरी है। एनवायरनमेंट अच्छा हो, डेफिनेटली एनवायरनमेंट आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अगर आप किसी नेगेटिव सर्कल में पहुंच गए तो फिर आपको नेगेटिव फीड मिलेगा कि बहुत प्रेशर है, यूपीएससी में इसका नहीं हो रहा, उसका नहीं हो रहा। आपको डेफिनेटली अपना जो सर्किल है वो बहुत अच्छे से चूज करके उसको मेंटेन रखना है। हाँ, ये मुझे लगा एक मेजर एडवांटेज कोचिंग ज्वाइन करने का, मतलब पढ़ाई के अलावा, कि वहाँ पर जो आपके साथ पढ़ने वाले लोग होते हैं उनसे, मैं लाइब्रेरी नहीं जाती थी, मतलब मैं पढ़ती तो रूम में थी, लेकिन हाँ मुझे ये लगता था कि एक
कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं आपके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। तो अभी भी इवन इन दीज टाइम्स यू शुड ऑलवेज ऑलवेज हैव सम क्लोज्ड ग्रुप, जिन लोगों से आप डाउट्स डिस्कस कर सको, जिनसे आप बात कर सको। जब भी आपको फील हो रहा है थोड़ा सा इसके जैसा कोई हो तो मोटिवेट ना, बिल्कुल डेफिनेटली इसके जैसा कोई मोटिवेशन मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। करेक्ट करेक्ट। एक और चीज इसमें है, जैसा मैंने अभी बोला कि ये 2 years लॉन्ग प्रोसेस है ना, इट टेक्स इट्स टोल। तो उसमें क्या होता है बीच में कभी कभार, जैसा बीइंग अ गर्ल आई रियलाइज दिस, कि बहुत सारा और चीजों का प्रेशर फैमिली से शुरू हो जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। और जो कभी कभार हम क्या सोचते हैं, जैसे मैंने सोचा कि ठीक है, मतलब आई प्लान फॉर 1 attempt कि ठीक है, मतलब 2 ही साल की तो बात है, 1 साल प्रिपरेशन करने, बस एग्जाम देना है। आई प्लान ओनली फॉर 2 years। जब हम शुरू करते हैं ना प्रिपरेशन, तो हम ये नहीं सोचते कि 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको प्लान करना चाहिए कि आप कितना इन्वेस्ट करने के लिए उसमें तैयार हो, कितना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, कितना इमोशनल इन्वेस्टमेंट, कितना अपने आप का मतलब दिमाग इन्वेस्ट कर सकते हो और कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 2 ही साल है ना प्रिपेयर करने के लिए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्लान बी। फिर आप ये मत सोचिए कि एक अटेम्प्ट में ही मेरा निकल ही जाएगा, क्योंकि नहीं निकलता है, कई बार बहुत टफ एग्जाम है, नहीं हो पाता है कभी कभी। अगर आपके कोई ऐसा फैमिली में कोई ऐसा इशू है, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में कोई इशू है, या कोई फाइनेंशियल लोड है, तो यू शुड प्लान इट अकॉर्डिंगली बिफोर द स्टार्ट। क्योंकि उसके बाद वो जो प्रेशर एक दिमाग में कंटिन्यूअसली रहता है ना कि ये चीज भी है, तो आई थिंक वो पढ़ाई भी नहीं करने देता है। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली। जैसे यूपीएससी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, वो इस तरह का एग्जामिनेशन है कि आप उसमें अगर एंट्री कर रहे हैं तो यू मस्ट बी वेरी डेडिकेटेड। आप बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि मैं फोकस्ड हूँ, मुझे पता है कि मैं करना चाह रहा हूँ। आप बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि मेरे को करना है। अगर आप हाफ माइंडेड से आएंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि साइकिल इतनी लंबी है कि आप कब उसमें एंट्री किए, कब उसमें फंस गए और कब निकलने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप अगर, क्योंकि एग्जाम ऐसा है तो 2 या 3 साल का समय लेके आ रहे हैं तभी अच्छा है। अगर आपका टाइम नहीं है तो आप पहले से सोच लीजिए कि ये टाइम, मतलब एग्जाम ऐसा है कि आप आते फर्स्ट टाइम में नहीं, 2 साल में नहीं हुआ तो क्या, मतलब फिर क्या है। यू शुड हैव ए प्लान बी अगर आपका ये थिंकिंग है। अगर इनफ टाइम है, अगर 2-3 साल आप दे सकते हैं, आपकी एज उस तरह से नहीं पहुंची है, आपके अटेम्प्ट्स हैं, तो 3 साल, आई थिंक 3 साल इज द एडिक्वेट टाइम। आप 3 साल तक इस एग्जाम को ट्राई कर सकते हैं अगर आप उस लेवल तक पहुंच रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप निकाल सकते हैं, 3 साल इज अ गुड इनफ टाइम। उसके बाद यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि 3 साल के बाद आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। So when should a person think about plan B in UPSC? ESC में तो हम लोग ऐसा बोलते हैं ESC गेट में, क्योंकि टेक्निकल एग्जाम है, तो इसमें उतना ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं है जितना यूपीएससी सिविल में है। तो वैसे कि अगर आपका 1 या 2 अटेम्प्ट बाद भी आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, तो यू शुड थिंक अबाउट अ प्लान बी। ठीक है, आपको मे बी कोई नॉन टेक्निकल एग्जाम्स के बारे में सोचना चाहिए, या फिर कुछ और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। यूपीएससी सिविल बीइंग अ वेरी वेरी अनडिटर्मिनिस्टिक एग्जाम, कुछ भी पता नहीं चलता है। पहले अटेम्प्ट में आपने इंटरव्यू दिया, सेकंड में प्री में सिलेक्शन नहीं होता है, यू नेवर नो इफ यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो कब आपको कितने अटेम्प्ट्स बाद या कितने टाइम बाद आपको सोचना चाहिए कि नाउ इज द राइट टाइम टू हैव अ प्लान बी? मेरे को लगता है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो आप 1 साल फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है, क्योंकि अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले से आपका एक्सपोजर है, तो आप बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो इसी में निकल जाता है कि एग्जाम है क्या, कितना उसमें एफर्ट चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सिलेबस कितना वास्ट है, कहाँ से कोचिंग करनी है, किनसे बात करनी है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो आपका, अगर से पहले से प्रिपेयर नहीं है तो इसमें चीज हो जाएगा। सेकंड अटेम्प्ट विल बी योर सीरियस अटेम्प्ट, जहां आपने पूरा अपना एफर्ट प्रिपेयर होकर लगाया है। सेकंड अटेम्प्ट के मार्क्स देख के आपको आइडिया हो जाता है कि यू आर मेड फॉर यूपीएससी, आप यूपीएससी के कंपेटेबल हैं कि नहीं है। तब आप उससे बिल्कुल थर्ड अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर थर्ड अटेम्प्ट में भी आपका इंप्रूवमेंट उस लेवल तक नहीं आ रहा है, अगर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे नहीं है, तो यू मस्ट थिंक कि आपका एक प्लान बी होना चाहिए। नहीं तो फिर, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक प्राइम एज जहां मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं, तो वो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां आपका रिटर्न नहीं आने वाला है। करेक्ट। आपको प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा। आप जस्ट बिकॉज कि आपके पास शेयर रेंट है,
यू शुड नॉट एग्जॉस्ट ऑल द अटेम्प्ट्स। आपको अपनी लाइफ, मुझे भी लगता है कि बहुत ओवर पॉजिटिव अप्रोच भी है काम नहीं करती। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे नहीं, वी आर डिटरमाइंड, वी आर हार्ड वर्किंग एंड वी कैन डू इट, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एज वेल। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। आपको पास बहुत सारे वैसे ऑप्शंस हैं जहां आप अच्छे काम कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर इतना अच्छा है, और भी जगह है जहां आप काम कर सकते हैं, और गवर्नमेंट सर्विसेज ऐसी जहां पे आप अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे उस सर्विस में उसमें दिखाया है कि जैसे संदीप भैया यूपीएससी फेल होके ये असिस्टेंट लेवल कमिश्नर बन जाते हैं, तो दैट वाज माय फेवरेट गुड ऑप्शन कि मतलब आप दूसरे से, बहुत सारे लोग हैं जो बैंक्स में चले जाते हैं, यूपीएससी के पीसीएस में चले जाते हैं बहुत सारे लोग। ऐसे के आपको सोचना चाहिए, अगर आपको लग गया कि हाँ मैंने 2 अटेम्प्ट सीएस का दे चुका हूँ, आई एम नॉट क्लोज टू बॉर्डर, मतलब आप अगर आपका प्री नहीं निकल रहा है तो यू आर रेडी, मतलब प्री नहीं निकल रहा है, आप मेंस नहीं दे पा रहे हैं तो मेंस में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, इस तरह की चीजें अगर आपको लग रही हैं तो यू मस्ट थिंक प्रैग्मेटिकली। 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, अगर आप क्लोज हैं यू मस्ट कंटिन्यू फॉर 1 or 2 अटेम्प्ट्स इफ यू लाइक, अदरवाइज यू शुड थिंक ऑफ प्लान बी, कैसे उससे एग्जिट कर सकते हैं, वो भी आपको सोचना चाहिए। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको अपने फेलियर को, एक्चुअली नोबडी टॉक्स अबाउट फेलियर, वी टेल दिस अगेन एंड अगेन, फेलियर की कोई बात नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे ही किसी एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, तो सब लोग अपलोड करने में लग जाते हैं टॉपर्स की वीडियोस। नोबडी टॉक्स अबाउट फेलियर्स, राइट? नोबडी लाइक्स फेलियर्स। अगर मैं अपलोड भी कर दूं ना, अगर टॉपर्स टॉक की जगह एक फेलियर स्टोरी, तो nobody will watch it also. लेकिन it is very very important because all of us go through that, right? तो failure को gracefully accept करना, उसके आगे अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है वो प्लान करना, all this is also very brave, right? वो भी बहुत important है and I believe that is a success story in itself. मेरा फेवरेट सीन वही था जब संदीप भैया बाद में he becomes ALC of हरियाणा, so which means कि although कितना सब लोगों को भरोसा था कि he'll do something good with his life and eventually he did. मतलब ऐसा नहीं कि उसके बाद फेल होके कुछ दुखी होके ही गेव अप, राइट? ही गेव अप ऑन हिज ड्रीम, तो वो नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब कि मुझे भी इसीलिए लगता है कि क्योंकि आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतना अपना एफर्ट डाला, सब लोगों की नजर आपके, फैमिली की नजर आपके ऊपर है, फ्रेंड्स की नजर आपके ऊपर है, आपके कलीग्स की नजर आपके ऊपर है, ऑफिस से मैं आप जॉब किया तो ऑफिस वाले देखते हैं कि ये छोड़ के चला गया था कैसे, तो इस तरह का प्रेशर लेके अगर आप 3-4 साल इन्वेस्ट करती हो, आप जो आप सोच के आए थे वो नहीं निकलते, डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंस को बहुत बड़ा झटका होता है। आप अपनी लाइफ में हमेशा टॉपर रहे, तब भी टॉपर रहे होते हो, आप अच्छा कर रहे होते हो, आपको बहुत बड़ा झटका मिलता है कि यहाँ से कोई रिजेक्शन मिल गया, नहीं मिला, बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ इट। आपने बहुत कुछ सीखा है, जो प्रोसेस थी 3-4 साल की, आपने बहुत कुछ, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम हुई है, आपने बहुत नॉलेज गेन की है, एंड आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ बेटर कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि संदीप भैया इवेंचुअली गुड रेस्पेक्टेबल पोजीशन पहुंच गए, ऐसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यू ट्राई अदर ऑप्शंस, यू विल डेफिनेटली गेट इट एंड आप अपनी लाइफ में अच्छा करेंगे। यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग। इसमें आई डिडंट लाइक जो अभिलाष का उन्होंने दिखाया है ना कि व्हेन ही इज नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम एंड ही गोज बैक टू हिज जॉब, तो वहां पे ही इज सॉर्ट ऑफ डिप्रेस्ड, है ना, ही इज नॉट वेरी हैप्पी विद द जॉब। तो मुझे नहीं लगता ये सही अप्रोच है। डेफिनेटली उसने अपना फेलियर एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ठीक है, आई एम नॉट बिल्ड ऑफ इट, बिल्ड फॉर यूपीएससी, ठीक है, अब मैं प्राइवेट जॉब में एक्सेल करूंगा। डेफिनेटली ही वाज एक्सेलिंग, उसकी जॉब, उसका बॉस कहता है कि आप इतना अच्छा कर रहे हो, व्हाई आर यू नॉट हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी, क्योंकि प्राइवेट जॉब भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट ही इज नॉट एक्सेप्टिंग इट ग्रेसफुली ना, सो इट इज नॉट गुड। जबकि मतलब उसकी अच्छी किस्मत थी कि बाय चांस उसी साल 2 अटेम्प्ट और बढ़ा दिए गए, पर हर साल तो वो नहीं होगा। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम, दैट इज नॉट द एंड ऑफ इट, राइट? दैट इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, करेक्ट? दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम द सीरीज, आई गेस। कि मैं भी कहूंगा कि लोग, बहुत सारे लोग यूपीएससी एग्जाम देने आते हैं, लोग कहते हैं आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, उनका ड्रीम होता है कि मैं इस स्टेज में आईएएस बना जाता हूं, आईएएस बनता हूं, they didn't get the service, वो सर्विस नहीं मिलती है, और फाइनली एक कोई दूसरी सर्विस मिलती है जो कि रेस्पेक्टेबल सर्विस है, बट क्योंकि उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं थी तो वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं उस सर्विस में, ना वो सर्विस में अच्छा कर पाते हैं, ना वो इधर रह पाते हैं। तो यू मस्ट कन्विंस योरसेल्फ कि हाँ मैंने एफर्ट किया, अब मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, अब दिस इज माय लाइफ, मुझे इसमें एक्सेल करना है। तो वो चीज आपको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अभिलाष का जो वो सीन था उसमें वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक नहीं था। मुझे ये लगता है कि मैंने प्रिपरेशन की, ऑफ कोर्स आई डिड नॉट बिकम एन आईएएस, मैं इंजीनियरिंग सर्विस में तो सिलेक्ट नहीं हुई, फाइनल सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन इवन देन आई डिड नॉट रिग्रेट द प्रोसेस। मतलब मैंने जो कोचिंग की उसको मैं रिग्रेट नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो अभी करंट पर्सनैलिटी है ना,
दैट हैज ग्रूम्ड अ लॉट ड्यू टू द प्रोसेस ओनली ना। मैंने वहां पर कोचिंग की, वहां पर रही, लोगों से मिली, पढ़ाई की, तो वहीं से ही तो मुझे आदत पड़ी ना इस तरह से मेहनत करने की, मेरी जो पर्सनालिटी ग्रूम हुई। और अभी भी मतलब आई एम नॉट अ कंप्लीट फेलियर बिकॉज आई एम हेल्पिंग इन सम वे, आई एम डूइंग समथिंग गुड विद माय लाइफ। तो आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट योर फेलियर्स ऑल्सो, ठीक है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, यू शुड बी एक्सेप्टिंग इट वेरी ग्रेसफुली, है ना, एंड मूव फॉरवर्ड विद योर लाइफ, प्लान समथिंग बेटर, है ना। क्योंकि आई बिलीव कि उस टाइम पे मे बी एक डिसअपॉइंटमेंट फील भी होता हो, फैमिली को भी होता होगा, मे बी आपको भी फील हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस टेक्स अ हिट, लेकिन आफ्टर 4-5 years it does not even matter, right? If you are doing something good with your life, it does not even matter कि आपके साथ पहले क्या हुआ है क्या नहीं। जैसे मेरे साथ भी बहुत सारे लोग थे जो आईएएस की मतलब सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे थे, बट कुछ टाइम बाद एक मतलब मेरा काफी क्लोज फ्रेंड था जिसने प्रिपरेशन छोड़ी एंड ही मूव टू प्राइवेट सेक्टर, वहां पे एक्सेल कर रहा है, ही स्टार्टेड एक ऑन कंपनी और वो अच्छा सा अपना अपने प्राइवेट सेक्टर में अच्छे लेवल पे पहुंच गया है। तो इट इज नॉट द एंड ऑफ द डे कि आप फेलियर कैसे मतलब फेलियर से डिफीट होके आप छुप जाए किसी जगह, आप लोगों से मिल नहीं रहे हैं, आप बिल्कुल डिप्रेस हो गए हैं, ये फैमिली में नहीं जा रहे हैं, फैमिली गैदरिंग्स में नहीं जा रहे हैं, इस तरह की चीजें करना आई डोंट थिंक कि पर्सनालिटी आपकी पर्सनालिटी सूट कर रही है उस चीज को। आपकी पर्सनालिटी में ये पेन लगे कि ये फेलियर है मैं उसको दबा के रखूं, अच्छी बात नहीं है। जैसे उसमें दिखाया है एक सीन जब रिजल्ट आता है उसमें लोग आ रहे हैं एग्जाम सीन देख रहे हैं, बहुत अच्छा गाना भी है, एक बहुत बढ़िया सीन दिखाया है कि जो मतलब संदीप भैया बिल्कुल एक बारिश में सीन आ रहा है, वो देख के बस उसको डाइजेस्ट कर रहा है फेलियर को, और अभिलाष का रिएक्शन इज कंप्लीटली डाइजेस्टिव, मतलब फेलियर देख के इज फ्रस्ट्रेटेड, लोगों से लड़ रहा है, लोगों से बात कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, इस तरह का जो डाइजेशन है ना फेलियर, तो वो ढंग से नहीं किया। जबकि संदीप भैया तब बिल्कुल पेशेंटली उन्होंने रियलाइज किया कि उन्होंने अपने पूरे अटेम्प्ट दिए, एफर्ट मारा, सब कुछ किया एंड फाइनली ही डिड समथिंग गुड, अपनी जॉब अच्छी कर रहा है, he did something good with his life, correct। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को प्रिपरेशन करते करते दे रियलाइज कि दिस इज नॉट देयर पैशन, they started their preparation in some kind of pressure, maybe फैमिली के प्रेशर में, या मे बी आसपास सब लोग प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमने भी शुरू कर दी, लेकिन ड्यूरिंग प्रिपरेशन ओनली दे रियलाइज कि वो ना इस चीज के लिए बने हैं, ना इसमें अच्छे हैं, और ना ही उनका पैशन है। तो लेकिन तब तक प्रेशर उतना बिल्ड हो जाता है, सब लोग एक्सपेक्टेशन इतनी करने लगते हैं कि आप यहाँ पे सिर्फ अपने लिए आए हैं, आप चाहते हैं इसलिए आए हैं, लोग चाहते हैं लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, प्रेशर, वो प्रेशर लेके काम करेंगे तो यू आर नॉट, क्योंकि वो प्रेशर हमेशा नहीं रहेगा। उसमें उस सीरीज में भी कैरेक्टर था वो जो रैप करता है ना, जो गाने गाता है, आई फॉरगॉट हिज नेम, है ना, तो मुझे अच्छा लगा वो कि मतलब ही रियलाइज्ड कि आई एम नॉट अ कट आउट फॉर यूपीएससी, उसने प्रिपरेशन भी छोड़ दी, वो वहीं पे गाने बनाना शुरू किया एंड ही इज डूइंग गुड इन दैट ओनली। कई लोगों को रियलाइज होता है कि दे आर वेरी गुड एट राइटिंग व्हेन यू प्रिपेयर ना, तो दैट इज आल्सो मतलब मुझे जैसा थोड़े टाइम बाद ये लगा कि आई एम बेटर एट टीचिंग, तो मैंने 2 अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट नहीं दिए, लेकिन आई रियलाइज दिस थिंग कि इतना प्रेशर उस टाइम तक बिल्ड हो जाता है, क्योंकि आपको 3 साल हो जाते हैं, है ना, 1 साल प्रिपरेशन का, 2 अटेम्प्ट दे दिए, तो बैकआउट करना इतना टफ होता है उस सोसाइटल प्रेशर के चलते कि मतलब मुश्किल तो लगता है, लेकिन अगर आपने रियलाइज कर लिया है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है और यू इफ यू नॉट अ कट आउट फॉर दैट, आई थिंक जब भी रियलाइज होता है तभी बैकआउट कर लेना चाहिए, क्योंकि इवन इफ यू बिकम अ ऑफिसर लाइक दैट यू विल नेवर बिकम अ गुड ऑफिसर। आई फील कभी भी अच्छे ऑफिसर तो नहीं बन पाएंगे। हाँ डेफिनेटली, आपको आप किसी और के प्रेशर में यहाँ पे आए हो, आप क्योंकि आप में कैपेबिलिटी थी, आपने पार क्लियर भी कर लिया और आप एक सर्विस में आ भी गए, अगर आपने वो पैशन नहीं है, वो कंपैशन नहीं है वो काम करने का, तो डेफिनेटली आप कुछ टाइम बाद बोर हो जाएंगे और आपको वो सेटिस्फेक्शन जो डिजायर कर रहे थे, जो अचीव कर मिलता है लोगों को हैप्पीनेस, अपनी जो सेटिस्फेक्शन, वो नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो अच्छी जगह हैं बट दे आर नॉट हैप्पी विद इट, अच्छी जगह काम कर रहे हैं, जो जिसके लिए लोग बहुत विश करते हैं कि हमें यहाँ पहुंच जाए, वहां पे हैप्पी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो सो कॉल्ड रेपुटेबल सर्विस में नहीं है, बट वहां भी वो एक्सेल कर रहे हैं, वो डेफिनेटली स्टैंड आउट करते हैं। हाँ, बहुत सारी सर्विस है जो लोग सुनते भी नहीं है, जो ग्लैमरस सर्विस नहीं है, बट वहां भी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से अपने सोसाइटी को, अपने देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव पैशन, यू मस्ट हैव डिटर्मिनेशन कि मुझे यही करना और मैं चाहता हूँ करना, तभी आप इसमें आए। इसे जीना बहुत टफ है और बहुत इसमें टोल लगता है, आपको कॉन्फिडेंस भी हिलता है, सब कुछ हिलता है,
बट फाइनली अगर आप चाहते हैं और आप मेहनत करते हो, आप में कैपेबिलिटी है, तो आप पहुंचते हैं और डेफिनेटली बहुत अच्छे ऑफिसर बन के आते हैं। और अगर आप किसी कारण से अगर फेलियर होते हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी फेलियर एक्सेप्ट करनी है और आपको डिफरेंट एवेन्यूज ढूंढने हैं जहां आप अच्छा कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज इट। ये सब वो थॉट्स है, वो ख्याल है जो हम लोगों को आए। यू कैन ऑल्सो टेल अस व्हाट वाज द बेस्ट सीन दैट यू लाइक फ्रॉम द सीरीज, और कौन सा आपका फेवरेट कैरेक्टर है, क्या उसकी ऐसी क्वालिटीज है जिसकी वजह से आपको वो पसंद आया। यू कैन टेल अस ऑल ऑफ दिस इन कमेंट सेक्शन, वील बी ईगर टू रीड एंड इंटरैक्ट देयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and take care, keep preparing, keep watching the Prep Buddy. If you like this video, do share it with your friends. If you have not subscribed to our channel already, please press the subscribe button and press the bell icon so that you never miss an update. Give us a thumbs up if you like this video. Thank you so much. Say thank you. Thank you.